आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 4 सितंबर सोमवार का दिन। मेरा नाम खुशबू कुमार है और ये है आज का दिन पॉडकास्ट। शो की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से। देश दुनिया के बारे में क्या खास बातें कही हैं उन्होंने, और G20 की मीटिंग से पहले इस मीटिंग की टाइमिंग कैसे इसे और खास बनाती है। फिर बात होगी महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन की। सालों से चल रहा ये आंदोलन अचानक हिंसक कैसे हो गया और इस बार आंदोलन का अगुवा कौन है। और आखिर में बात होगी आज होने वाले एशिया कप में भारत नेपाल मैच की, जिसके बारिश से धुलने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा भारत का, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले शुभम तिवारी से सुनिए 60 सेकंड्स हेडलाइंस। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की आज बैठक। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से कहा था जांच एजेंसी पैसे के लेन देन को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। G20 को लेकर दिल्ली मेट्रो की एडवाइजरी। 8 से 10 सितंबर तक कई मेट्रो स्टेशन के गेट रहेंगे बंद। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद का मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव बर्खास्त। स्टेट प्रॉपर्टी फंड के प्रमुख रुस्तम उमरोव लेंगे उनकी जगह। ताइवान में हाइकुई तूफान के बीच घरेलू उड़ानें रद्द। 4000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। और एशिया कप के चौथे मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हराया। आज नेपाल का मुकाबला भारत से। एक और दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी ओर संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और इसी बीच कल अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू न्यूज़ एजेंसी PTI के हवाले से छपता है। नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखे। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने से लेकर क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के ऊपर भी अपने मन की बात कही। उन्होंने भारत सरकार के चर्चित नारे सबका साथ सबका विश्वास का भी जिक्र किया और कहा कि ये विश्व के लिए भी एक फॉर्मूला हो सकता है। भविष्य के भारत के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2047 के भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का स्थान नहीं होगा। न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट पर छपी लगभग 5000 शब्दों का ये इंटरव्यू पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग आवास पर ली गई थी। तो पीएम ने क्या नई बातें कही हैं इसमें और किन पुरानी बातों को दोहराया है, इस पर हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव से। श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, जो उनका एक गवर्नेंस का मॉडल है, उसको वो ग्लोबल वेलफेयर के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट। तो ये अपने आप में ना केवल इस बात के लिए कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, बल्कि इस तरह से भी कि इंडिया एक ऐसी पॉलिसी के रूप में प्रोपेगेट कर रहा है कि अगर विश्व को समृद्धि की तरफ बढ़ना है, शांति की तरफ बढ़ना है, तो उसको सबका साथ और सबका विकास करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि ये जो GDP सेंट्रिक अप्रोच है कि इस पर्टिकुलर कंट्री की GDP अगर इतनी है तो उसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच देंगे तो आपको सबका साथ सबका विकास के साथ पूरी तरह से मैच करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई इश्यूज पर बात करे हैं, जिसमें नई बात अगर आप कहेंगे तो उन्होंने एक तरह से एक डेडलाइन की तरफ इशारा करा है। 2047 पाकिस्तान एक पावरफुल कंट्री तो अभी भी है, बट एक कंप्लीटली डेवलप्ड नेशन के रूप में इमर्ज करेगा। ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने इस बात को माना कि कोविड पैंडेमिक ने जब स्टक किया था तो पूरे विश्व में इकोनॉमिक चैलेंजेस आए थे, पर इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को झेल के हिंदुस्तान ने जिस तरह से प्रगति की है और वापस प्रगति पद बढ़ाए हैं, वो बात निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। अमिताभ जी, अभी G20 की मीटिंग होने वाली है, संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है और उससे पहले ये इंटरव्यू आया है, तो कैसे ये जो टाइमिंग है इसे और खास बनाती है? जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी पिछले साल नवंबर में इंडोनेशिया से ली थी और ब्राजील को इस साल दिसंबर में हैंडओवर करेंगे ये G20 की प्रेसिडेंसी। तो अभी जो
प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है वो कई मामलों में बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत पाथ ब्रेकिंग है। सबसे पहला जो अगर आप बात करेंगे तो जो व्हेन पार्ट है उन्होंने इसलिए अभी दिया है कि एक सप्ताह बाद ही G20 की वर्ल्ड लीडर्स की समिट होने वाली है हमारे यहाँ, जिसके कारण प्रधानमंत्री का जो मैसेज है न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। जब उन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात की, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जैसे हिंदुस्तान जिस तरह से राइज कर रहा है, जिस स्पीड से हिंदुस्तान 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में बदल गया है पिछले एक दशक में, वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। तो उसके कारण प्रधानमंत्री ने न केवल विश्व को एक संदेश देने का प्रयास किया है अपने पॉलिसीज के विषय में कि बिहार का या हिंदुस्तान का जो एक पर्टिकुलर तरीका है जिस तरह से हिंदुस्तान ने इस पे प्रगति करी है, वो प्रगति पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य, आज के वक्तव्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे महसूस होता है कि वो हिंदुस्तान की प्रगति को पूरे विश्व के लिए एक एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करा है और हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को दर्शाया है। अमिताभ जी, ये जो इंटरव्यू है प्रधानमंत्री का, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इंटरव्यू ज़्यादा फोकस्ड रहा, मसलन आतंकवाद, वैश्विक पटल पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, वैश्विक कर संकट। मेरा सवाल आपसे इस पर यह है कि क्या वर्ल्ड लीडर की ये जो छवि है उनकी, ये सारी बातें उसे और ठोस बनाती हैं? G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, इसलिए प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है या फिर जो इंटरव्यू है उसमें वर्ल्ड के लीडरशिप के रूप में उनकी बात ज्यादा रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। उनका जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है वो ग्लोबल लेवल पर उनका एक जो प्रयास है वो दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उनका जो ज्यादातर इस पर अप्रोच रहा है वो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में ही इस बात को देखी जा सकती है। हालांकि उन्होंने कई ऐसी बातें कही, जैसे उन्होंने इररेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात करी जो उनकी पार्टी हमारे देश में भी कई बार विपक्षी पार्टी द्वारा चलाई गई कई सरकारों के विषय में कहती रही है। इररेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इररेस्पॉन्सिबल फ्रीबीज की बात जिसके खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे। लेकिन इसका जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने ग्लोबल डेट की बात की है और जिस तरह से ग्लोबल डेट बढ़ रहा है उसको उन्होंने कहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड के लिए, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए एक बड़ी परेशानी का विषय हो सकता है। इसके कारण मुझे ये बात आपकी बिल्कुल सही लगती है कि अभी उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ग्लोबल लीडर के रूप में कहा है, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहा है, जो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल डेवलपमेंट इंडिसेस है, ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस है, उसके विषय में उन्होंने कहा है। और ये सही भी है क्योंकि इंडिया के पास अभी G20 की प्रेसिडेंसी है और इस साल के दिसंबर हैंडओवर करेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री का आज का जो वक्तव्य है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश की स्थिति के विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो एक फोकस था उनका वो ग्लोबल ही है। शुक्रिया अमिताभ जी। पत्रकार कह के खुद को लाठी के मार से बचाने की दुहाई दे रही ये आवाज़ मराठा आरक्षण की मांग कर रही भीड़ के बीच की है। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भीड़ जुटी थी। इसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी कर दी। इस आंदोलन का नेतृत्व 40 साल के छरहरे कदकाठी वाले मनोज जरांगे पाटिल कर रहे थे। पाटिल पहले भी आरक्षण की मांग को लेकर कई आंदोलन कर चुके थे, लेकिन इस बार उनके भूख हड़ताल ने महाराष्ट्र की राजनीति गर्म कर दी। रविवार को इसकी आग मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी पहुंच गई। पाटिल ने अपने 7 कार्यकर्ताओं के साथ मराठों के आरक्षण की मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया था। पुलिस पर आरोप है कि वो जबरदस्ती पाटिल को हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति की अपील की और कहा कि हिंसा की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाएगी।
शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे मनोज पाटिल से मिलने भी पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था, लेकिन लाठी चार्ज नहीं हुआ था। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पुरानी है, लेकिन हमेशा शांतिपूर्ण रही है। लेकिन इस बार हिंसा क्यों भड़क गई, इसे समझने के लिए हमने बात की मुंबई में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिजीत करांदे से। पहला मराठा क्रांति मोर्चा निकला था औरंगाबाद में, और उसके बाद पूरे स्टेट में हर एक शहर में, गांव में, कस्बे में ऐसे मोर्चा निकलते रहे, आंदोलन होते रहे, लेकिन वो शांततापूर्ण आंदोलन थे, शांतिपूर्वक उसका आंदोलन किया गया था। और उस वजह से गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ा, फिर से एक बार मांग उठने लगी, फिर से एक बार आंदोलन होने लगे, और उन्होंने ट्राई किया कि ये आंदोलन किस तरीके से खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और वो जो आरक्षण है उसके लिए एक घटना पीठ के पास उसको भेजा गया, और ये सब मसला जो है वो कोर्ट में अटका पड़ा। तो उसके बाद फिर से ये मांग उठने लगी थी, और ये जो अभी का मसला हुआ है, तो ये छोटे मोटे आंदोलन जो है रिजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र में हो रहे हैं, फिलहाल काफी समय से हो रहे हैं, लेकिन उसमें इंटेंसिटी उतनी नहीं थी। लेकिन ये जो जालना जिले के अंबड़ तहसील के अंदर जो अंतरवाली सराटी नाम का गांव है, वहां पर 29 अगस्त से 10 लोग जो है वो आमरण उपोषण पे बैठ गए, अनटू डेथ हंगर स्ट्राइक पे। तो उसमें 2 महिलाएं शामिल था। उसको छुड़वाने के लिए एक प्रकार से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बड़ा प्रयास किया जा रहा था। और परसों के दिन हमने देखा कि जब पुलिस ने 2 बार उनसे डिस्कशन किया और आंदोलन पीछे लेने के लिए उनको मना रहे थे, तभी पुलिस में और उनमें थोड़ी बहस हो गई, और वो बहस आगे जाकर उसने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया, और पुलिस के ऊपर आंदोलकों ने पथराव किया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अभिजीत, फिलहाल महाराष्ट्र में इस आंदोलन की स्थिति क्या है, किन इलाकों में इसका असर है? हमें बात समझनी चाहिए कि गए 2-3 दिन में जितनी टेंस सिचुएशन थी, उतनी टेंस सिचुएशन आज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे बड़ा पुलिस बंदोबस्त जो है, बड़ी पुलिस फोर्स जो है इम्पोज कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और लगातार उनकी तरफ एक कम्युनिकेशन जारी किया जा रहा है कि हम लोग जितना हो सके इस मसले पे काम करना हमारा कर्तव्य और हम करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट की तौर से उनको विश्वास दिलाया जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि अभी कल परसों भी बीड़ में शहर बंद था, उस्मानाबाद शहर बंद था, कई जगहों पे बसेस नहीं चल पा रही थी, कई जगहों पर मोर्चे निकले थे, कई जगहों पर फिर से प्रोटेस्ट होने लगे थे। तो ये जो मसला है, ये बड़ी एग्रेसिव कम्युनिटी है, ये मसला इतने जल्दी से सुलझेगा ऐसी अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। जी, और मराठाओं के आरक्षण का मुद्दा बहुत पेचीदा है, लेकिन इस पर वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका स्टैंड क्या है? देखिए, ऐसा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस मसले का फायदा लेना चाहती है, और अभी हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन 7-8 महीने पर ही है, और विधानसभा के इलेक्शन 1-1.5 साल पे आए हुए हैं। तो मराठा कम्युनिटी यहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। बहुत सारे ऐसा माना जाता है कि 20-25% से ज्यादा कम्युनिटी जो है वो मराठा कम्युनिटी है। कुछ कमिटीज के रिपोर्ट के अनुसार वो 32% भी कहा गया है, लेकिन वो 32% है या उससे कम है, ये थोड़ा इसका विषय हो सकता है तुलना का। लेकिन मोटा मोटी तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रभावशाली कम्युनिटी महाराष्ट्र की है। तो इस वजह से पूरी राजनीतिक पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को तूल दे रही है, और उन सबको लग रहा है कि ये कम्युनिटी के लिए या फिर इनका जो एक प्रकार से सिंपैथी जो है वो मिलनी चाहिए, और इसीलिए सब प्रयास कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गवर्नमेंट स्टेट में है। अभी देखिए, ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है कि जिस समय इनको पहली बार आरक्षण दिया हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी की सरकार थी, उस सरकार में अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे। अभी की जो सरकार बनी है अभी की, और वो हाईकोर्ट में नहीं टिक पाया। बाद में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, उसने आरक्षण दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया। अब ऐसी सिचुएशन है कि दोनों इस गवर्नमेंट में है, विपक्ष का एक तबका भी इस गवर्नमेंट में शामिल हुआ है जो अजित पवार के तौर पे है, और सत्ता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे इस गवर्नमेंट में है। दूसरी तरफ शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, बालासाहब थोरात, अशोक चौहान जैसे लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, और उन्हें भी ये मसला उतना ही गंभीर और उतना ही महत्वपूर्ण लगता है, और इसीलिए सब लोग उसकी राजनीति कर रहे हैं। शुक्रिया अभिजीत।
साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, जिसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शनिवार को एशिया कप में भारत पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के सामने उतरी थी। फैंस को एक टक्कर के मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और मैच बारिश की वजह से एक इनिंग की बैटिंग के बाद रद्द हो गया। भारत को 1 पॉइंट मिला और पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गया, लेकिन इस मैच ने भारतीय बल्लेबाजी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आज एशिया कप में भारत नेपाल की टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। आज के मैच और भारतीय टीम के पिछले प्रदर्शन पर बातचीत की है हमारे साथी कुमार केशव ने स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, एशिया कप में पहला मैच हमने देखा भारत का जो पाकिस्तान के साथ रहा, आपने भी देखा ही होगा, और जो कमियां दिखी भारत की, जो एक्सपोज हुई भारतीय टीम पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के आगे, और उसके बाद अब जो दूसरा मैच है नेपाल के साथ आज, क्या कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस लेकर के आई होगी भारतीय टीम पिछले मैच से इस मैच में? देखिए, सवाल बहुत सारे हैं इस मैच में आने से पहले। ऑब्वियसली जो डिसअपॉइंटमेंट है, बेशक हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनली एक अच्छा टोटल बना लिया था, एक कॉम्पिटिटिव टोटल बना लिया था, बट जैसा आपने कहा कि भारत एक्सपोज हुआ एक्चुअली, स्पेशली टॉप ऑर्डर जो है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, इवन श्रेयस अय्यर, हालांकि वो थोड़े अनलकी रहे, बट अब सिचुएशन ये आ गई है केशव कि आप नेपाल के अगेंस्ट हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 1 पॉइंट है जो आपने शेयर किया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अपना एक मुकाबला जीत चुकी है, तो उसके पास 3 अंक हैं, वो सुपर 4 में ऑलरेडी है। अब ये मैच ऐसा है कि भारत अगर हार जाता है तो डेफिनेटली नेपाल के 2 अंक हो जाएंगे और वो थ्रू कर जाएगा, और अगर भारत जीत जाता है तो ऑब्वियसली भारत के भी 3 अंक हो जाएंगे। लेकिन अगर मैच रद्द भी हो जाता है किसी कारणवश, जैसे बारिश आ जाए, तो फिर भारत के पास 1 अंक होगा और भारत तब भी थ्रू कर जाएगा सुपर 4 में। लेकिन जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, देखिए नेपाल की टीम है, ये नेपाल से कोई बहुत बड़ा चैलेंज मिल जाएगा ऐसा तो नहीं लगता, अनलेस कि भारत जिस तरह ढर्रे पर बैटिंग पिछले 1.5-2-3 सालों से चल रही है टॉप ऑर्डर की, अगर वही चीज हो जाए और फिर लोअर ऑर्डर भी ना चले, तो फिर आप कोई सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं, बट जिसके चांसेस बहुत कम है टू बी ऑनेस्ट। पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग के सामने भारत की टीम एक्सपोज हुई, भारत की टॉप ऑर्डर एक्सपोज हुआ है। आई थिंक नेपाल में वो बात तो नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ गेम में भी देखा है केशव। ठीक है, बारिश के आसार आज भी हैं, इस मैच में भी बारिश के आसार हैं, जैसे कि मौसम विभाग की उनका जो पूर्वानुमान होता है उसके हिसाब से। बुमराह भी नहीं होंगे, बुमराह चूंकि भारत लौट चुके हैं कुछ पर्सनल रीजंस से इस मैच में। तो एक तो प्लेइंग 11 बताइए, प्लेइंग 11 में आप किसको देख रहे हैं बुमराह की जगह पे? और ये बात ठीक है जो आपने कहा कि नेपाल उतनी मजबूत टीम तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को घेरा था शुरुआत में पहले मैच में, तो भारत को हल्के में तो नहीं ले सकता नेपाल को। नहीं, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ अच्छे प्लेयर हैं उनके पास, जैसे गुलशन झा हैं, अच्छे हैं, सोमपाल कामी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, संदीप लामेछाने बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, कप्तान उनका जो है वो अच्छा है, हालांकि फर्स्ट बॉल डक पे आउट हुए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट रोहित पुडेल, बट ये हल्के में तो ऑब्वियसली नहीं लेना होगा भारत को। और क्योंकि केशव पालेकेले में मुकाबला है और पालेकेले में विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है, तो ऑब्वियसली विराट कोहली भी थोड़ा सा डिटरमिन्ड होकर के खेलेंगे और चाहेंगे कि वो जो जिंक्स है इस मैदान पर वो तोड़ें। और जो आलोचना हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट आउट होने के बाद, शायद उसको भी थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, फैंस के मन में दोबारा विश्वास जगाने की कोशिश करेंगे। जहां तक प्लेइंग 11 का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि शमी अंदर आ जाएंगे बुमराह की जगह पर, वही होगा। बाकी मुझे कोई चेंज और नजर नहीं आता इस टीम में, बिकॉज आप कहेंगे नेपाल के अगेंस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कुछ नए खिलाड़ियों को चांस दे दें, बट अब वो गुंजाइश नहीं है। आप अब ब्रेक इतना ब्रेक हो चुका है कि कहीं ब्रेक पूरी तरह से न लग जाए टीम के ऊपर, ये अब खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर, वर्ल्ड कप के मद्देनजर में बात कर रहा हूं। तो भाई अब ब्रेक तो बिल्कुल
दूर उतार के फेंक देना चाहिए। अब कोई ब्रेक नहीं, जो आपका बेस्ट पॉसिबल 11 हो सकता है वो मैदान पर उतारिए, और वैसा ही होना चाहिए। मुझे लग रहा है 99% यही है कि शमी जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करेंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि मुझे पाकिस्तान के अगेंस्ट ही सरप्राइज हुआ था केशव कि क्यों शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया। और वहीं देखिए एक बात फिर वही बात आ गई कि आपको अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं है, थोड़ा बैटिंग और ले आइए, थोड़ा बैटिंग और ले आइए। 3 रन के एवज में आपने शमी जैसे बॉलर को बाहर बिठा दिया। शुक्रिया केशव और इकबाल। अगर आप क्रिकेट के हार्डकोर या सिर्फ फैन भी हैं तो आज तक रेडियो पर हमारा एक खास पॉडकास्ट आता है बल्ला बोल, जिसमें कुमार केशव और मोहम्मद इकबाल ही होते हैं। आपको हर मैच का विस्तार और मजेदार एनालिसिस मिलेगा। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट आज के अखबार की तरफ और जानते हैं कि आज सुबह देश दुनिया की अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। तो मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री मोदी बोले G20 की अध्यक्षता मिलने से दुनिया हमें समझ रही, भारत ने सबका नजरिया बदला। ये हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन है। कल समाचार एजेंसी PTI से हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने परोक्ष तौर पर चीन को जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने हर हिस्से में G20 की बैठकें आयोजित करेगा और ये स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री के इस बयान को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर चीन की आपत्तियों के मद्देनजर देखा गया। वहीं जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान 5% से भी कम है। एक खबर जनसत्ता से, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को हल्के बुखार के बाद कल शाम गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक वरिष्ठ डॉक्टर के मुताबिक उनका स्वास्थ्य अभी फिलहाल स्थिर है, उन्हें जल्द छुट्टी मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल हरिद्वार दुबे के निधन के बाद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। और ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से आपको बता रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पढ़ रही हूँ शुभम, और ख़बर ये मणिपुर से जुड़ी हुई है। 3 मई से यहाँ हिंसा हो रही है और अब तक 4 महीने इस हिंसा को पूरे हो गए हैं। इस बीच खबर है कि इम्फाल घाटी में रह रहे जो आखिरी के 24 कुकी परिवार थे वो भी वहाँ से चले गए हैं। सरकार की तरफ से इन कुकी परिवारों को 2 सितंबर को कांगपोकपी ज़िले में शिफ्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जहाँ तक बात है, BBC पर खबर है कि स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और स्वीडन की पुलिस ने इन प्रदर्शनों को तितर-बितर किया है। दरअसल स्वीडन के माल्मो शहर में कुरान की एक प्रति को जला दिया गया। एक चौक पर करीब 200 लोग इकट्ठे हुए और यहाँ एक इराकी शरणार्थी ने ऐलान किया था कि वो कुरान की प्रति को जला देगा। हाल के दिनों में स्वीडन में कुरान जलाए जाने के विवाद ने विदेशों में इस देश की छवि को बुरी तरह असर डाला है और कुरान जलाने की घटनाओं ने स्वीडन में रहने वाले लोगों को अब इस उलझन में डाल दिया है कि आगे किस तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ बोलने की आज़ादी का ऐतिहासिक और बुनियादी अधिकार 1766 से है। वहीं एक खबर अल जज़ीरा के हवाले से, अमेरिका के नेवाडा राज्य में बर्निंग मैन फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए 70,000 लोग कीचड़ में फंस गए और इस दौरान एक मौत की खबर है। सरकारी अधिकारियों ने उन्हें खाना और पानी बचाने को कहा है। दरअसल अमेरिका के नेवाडा राज्य में हर साल हजारों लोग एक कल्चरल फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और इस बार भी ऐसा हुआ। हालांकि लगातार 24 घंटों तक बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तानी इलाका कीचड़ में तब्दील हो गया। वहीं रूस से चल रही जंग के बीच शनिवार को यूक्रेन की कोर्ट ने वहां के अरबपति की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं और CNN की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक इहोर कोलोमोइस्की नाम के इस अरबपति पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं और उसे 31 अक्टूबर तक हिरासत में रखा जाएगा। कोलोमोइस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का समर्थक माना जाता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक और घोषणा की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अगले हफ्ते जो मौजूदा रक्षा मंत्री हैं देश के, ओलेक्सी रेजनिकोव, उनको पार्लियामेंट की मदद से हटाने की कोशिश करेंगे और उनकी जगह रुस्तम उमेरोव, जो कि यूक्रेन के मेन प्राइवेटाइजेशन फंड के हेड हैं, उन्हें रक्षा मंत्री बनाएंगे।
और अब आपको लिए चलते हैं इतिहास की गली और बताते हैं कि आज की तारीख यानी 4 सितंबर को देश दुनिया में क्या क्या हुआ था। आज ही का दिन था वो साल 1985 में जब 73 साल बाद दुनिया ने डूबे टाइटैनिक की पहली तस्वीर देखी थी। 1998 में आज ही के दिन गूगल की औपचारिक शुरुआत हुई थी। 1988 में जॉर्ज ईस्टमैन को रोल फिल्म कैमरे का पेटेंट मिला था। आज ही के दिन साल 1825 में भारत के जाने माने राजनीतिज्ञ दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। तो इसी जानकारी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का दिन पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत, खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। एशिया कप में किसके बजेंगे 12 और किसकी होगी पौ 12 बताएंगे 12 बजे सिर्फ आज तक रेडियो पर, आपके अपने फेवरेट क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल में, मेरे यानी कुमार केशव और मोहम्मद इकबाल के साथ। बल्ला बोल।